नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी सामान्य साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। एक बार कमेंट करके बताएगा आप सभी साथी कैसे हैं और कैसी चल रही है आपके पढ़ाई लिखाई की क्रिया। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 20 और 21 पे, जिसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि चाहे भारत के में राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना लागू हो, लेकिन 20 और 21 का मामला किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाता। तो हमें आज ये जानना है कि क्यों इसको निलंबित नहीं किया जाता, ऐसा क्या चीज दिया गया है इसमें कि इसे हम निलंबित नहीं कर सकते। अच्छा, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाएगा। यह एडीएम जबलपुर वर्सेस वहां के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध मामला है। उस मामले में यह निर्णय आया कि 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। और आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान हमारे संविधान में भी बाकायदा है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आज बातचीत कम करते हुए पढ़ाई ज्यादा करेंगे और उसके बाद जो भी बातें होंगी हम अपने कमेंट्स के माध्यम से बाद में करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन चैप्टर्स को। चलिए भाई, आइए चलते हैं। तो हम बात करें अगर अनुच्छेद 20 की, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 में आप पढ़ते हैं अपराध और अपराध सिद्धि से, अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहां पे अगर हम बात करें कि अपराध, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है भाई, हत्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, हत्या किया है। और हत्या के जुर्म में इसे गिरफ्तार कौन करेगा? तो पुलिस इसे गिरफ्तार कर सकती है ना, पुलिस इसे गिरफ्तार कर सकती है। अब यहां पे आता है अपराध सिद्धि। तो अपराध सिद्धि का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसे हम क्या कहेंगे, हत्यारा। जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे हत्यारा। अब हत्यारा कहने का अधिकार किसके पास है? तो हत्यारा कहने का अधिकार न्यायालय के पास। किसके पास है? न्यायालय के पास है। क्लियर? तो ये देखिए, अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता की बात यहां पर की जाती है। मतलब कि कैसे किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कि आपकी क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास है, आपके कोचिंग या चौराहे पर कोई हत्या हो जाती है या कोई भी घटना घट जाती है। पुलिस कोचिंग संस्थान के अंदर प्रवेश करती है, किसी भी बच्चे को गिरफ्तार करके ले जाती है, कहती है चौराहे पे हुए घटनाक्रम में इनके शामिल होने की संभावना है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। पुलिस जेल में डाल सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 24 घंटे के भीतर वह न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। जब वह न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और अगर वो कोई किसी भी मामले में शामिल नहीं है, अगर वो किसी भी मामले में शामिल नहीं है, ऐसा प्रूफ हो जाता है, तो न्यायालय उन्हें निर्दोष घोषित कर सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो और ऐसी स्थिति में क्या पुलिस अपनी मनमानी कर सकती है? या ऐसी स्थिति में अगर अनुच्छेद 20 हट जाए, आपका अनुच्छेद 20 ना हो, तब पुलिस मनमानी कर सकती है? तो बिल्कुल पुलिस मनमानी कर सकती है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करके वह मामले को क्लोज कर सकती है कि ये मामले की फाइल हमने क्लोज कर दी, हमने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, चाहे किसी को भी गिरफ्तार किया, निर्दोष व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो अधिकार है वो पुलिस के पास है, लेकिन किसी भी कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार न्यायालय के पास हो जाता है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? तो न्यायालय के पास हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आया होगा ये बातें, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, है ना। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए
किसी भी व्यक्ति को, यहां पे पहला लाइन आप लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन पर ही गिरफ्तार किया जा सकेगा, गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि अनायास ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी गया है और उल्लंघन का उस पर संभावना बस आरोप लगाए गए हैं, तो भी उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और वह छूट जाएगा। ठीक ना? क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट यहां से आपका क्या निकल करके आता है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 20 और 21 कैसा अधिकार है। तो हम पहले 20 की बात करें तो यह भारतीय और विदेशी दोनों का अधिकार हो जाता है। यह भारतीय और विदेशी दोनों का अधिकार है, दोनों का अधिकार है, क्लियर? तो यह भारतीय और विदेशी दोनों का अधिकार हो जाता है। अब एक बात देखिए, इसमें एक पहला पॉइंट निकल के आपका आता है। ठीक है भाई? और पहले ही पॉइंट में आपका क्या कहा जाता है? कहा जाता है विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, तो विधि के भूतलक्षी प्रभाव की बात करें तो विधि कैसी हो जाएगी फिर भाई? अर्थात विधि कैसी है फिर? तो अर्थात विधि भविष्य लक्षी है। अर्थात विधि भविष्य लक्षी है, भविष्य लक्षी है। तो अर्थात विधि क्या है? आपकी भविष्य लक्षी है। क्लियर हुआ ये बात? तो मैं शुरू में आते ही आपको बताया कि इसे किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाएगा। तो उसको चाहे आप लिखिए गैर निलंबनकारी अधिकार है या निलंबित नहीं होने वाला अधिकार है, कुछ भी लिखिए, सबकी बात एक ही आएगी। कान चाहे हम ऐसे पकड़ें चाहे घुमा के पकड़ें, बात एक ही आएगी। ठीक ना? तो अर्थात विधि भविष्य लक्षी है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा किस नाम से इसे हम जानते हैं? विधि का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से जानते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से इसे जाना जाता है। यह भी आप जान लीजिए। अब यहां से एक बात और देखिएगा, विधि भूतलक्षी होने का कारण क्या है? तो देखिए, विधि भूतलक्षी होने का मतलब है कि विधि निर्माता विधि का दुरुपयोग कर सकता है। जैसे अगर विधि का निर्माण आज से किया गया है तो विधि आज से या आज के बाद से लागू होगा, ये नहीं कि आज के पीछे जाकर लागू होगा, ये नहीं कि पीछे जाके लागू होगा। क्लियर है भाई? तो यहां पे देखिए, विधि के भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ यदि विधि का निर्माण हुआ है तो वह अपने निर्माण तिथि
निर्माण तिथि या उसके बाद लागू होगा, या उसके बाद लागू होगा। लागू होगा। विधि पीछे से लागू नहीं होगा। विधि पीछे से लागू नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं तो विधि निर्माता, नहीं तो विधि निर्माता, विधि निर्माता विधि का दुरुपयोग कर सकेगा। विधि का दुरुपयोग कर सकेगा। मान लीजिए भाई कि किसी भी विषय पर विधि निर्माता विधि बना रहा है और आज सरकार किसी और की है, विधि तो संसद में ही बनेगी, विधि कहीं और तो बनेगी नहीं, और आज सरकार किसी और की है और वह पिछली सरकार के खिलाफ कोई विधि बनाए, वह पिछली सरकार के खिलाफ कोई विधि बनाए, तब क्या करेंगे? तो क्या पिछली सरकार ने पीछे कोई अपराध किया होगा तो क्या उस पर वह विधि लागू होगी? एक बात और समझने की कोशिश करिएगा फिर से। एक घटना में अक्सर चर्चित घटना भी है, निर्भया हत्याकांड की बात करेंगे। निर्भया हत्याकांड में यह हुआ कि 5 लोग शामिल, कितने लोग भाई? 5 लोग इस घटना में शामिल थे, निर्भया हत्याकांड घटना में। और 5 लोग जो शामिल थे इसमें से 4 लोगों को क्या हुआ? 4 को दी गई फांसी। 4 को क्या दी गई? फांसी दी गई। और एक को क्या कर दिया गया? एक नाबालिग था, एक नाबालिग था, तो नाबालिग व्यक्ति को फांसी नहीं, इसे बाल सुधार गृह भेजा गया। बाल सुधार गृह भेजा गया। और उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष की उम्र थी। अच्छा, इसी मामले को लेकर यह कहा गया कि यदि 16 वर्ष का व्यक्ति, 16 वर्ष का व्यक्ति अपराध को करने में सक्षम है, अपराध को करने में सक्षम है, तो अपराधी होगा, तो अपराधी होगा। इसी विधि में यह मामला आ गया। लेकिन इस घटनाक्रम के घटने के बाद यह विधि मानी गई कि 16 वर्ष का ऐसा बालक जो कि अपराध को करने में सक्षम है तो उसे हम विधि द्वारा दंडित करेंगे। अगर इसी विधि को भूतलक्षी कर दिया जाता, पीछे से लागू किया जाता, तब तो ये जो एक बालक है ना, इसको भी क्या दी जाती? फांसी दी जाती। लेकिन वही बात है कि विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, अर्थात विधि पीछे से जाकर के लागू नहीं होगी, अर्थात विधि पीछे से जाकर लागू नहीं होगा। बात स्पष्ट हो गया होगा? क्लियर है? आगे की बात करेंगे। अब देखिए भाई, इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा पॉइंट को जो जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं डुअल पैरेडी के नाम से जानते हैं। क्लियर ना? कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई? तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसे हम कहेंगे डबल पैरेडी। डबल पैरेडी के नाम से जानते हैं। इसमें कहते हैं दोहरे खतरे से संरक्षण, इसे हम क्या कहेंगे? दोहरे खतरे से संरक्षण की बात करते हैं। दोहरे खतरे से संरक्षण की बात हम करते हैं। ठीक है भाई? देखें, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना? अब
एक मूवी आपने देखी होगी पुरानी, अंधा कानून की बात करते हैं। अंधा कानून के जो हीरो हैं अमिताभ बच्चन, उन्हें श्यामलाल गुप्ता के मर्डर में आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। जब वो अच्छे चाल चलन की वजह से आजीवन कारावास की सजा से उन्हें छोड़ा जाता है, वो जब बाहर निकलते हैं जेल से, तो उन्हें पता चलता है कि श्यामलाल गुप्ता तो जिंदा है अभी, तो वो श्यामलाल गुप्ता का फिर मर्डर करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने किसी जिंदा व्यक्ति के जुर्म में साक्ष्यों के अभाव में सजा काट लिया है तो फिर आपको उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है। दंडित करने का अधिकार, फिर से वो मामला कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां पर कानून अपने हाथ में लिया और कानून को कहा कि कानून अंधा है। ठीक है, हालांकि अब हमारा कानून अंधा नहीं है, उसकी आंखों से जो विधि की देवी है उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अब वो देखकर न्याय करती हैं। पहले क्या था, बिना देखे सबको दंडित करती थी, अब देखकर वो न्याय करती हैं, इसलिए अब उन्हें न्याय की देवी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पे एक आदमी है ए, यहां पे एक आदमी खड़ा है बी, ठीक, और यहां पे एक आदमी खड़ा है एक्स। एक्स ने क्या किया ना, गोली चलाई। गोली किसको मारने के लिए चलाई? ए को, लेकिन गोली जाके लगी कौन? बी को। बी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब एक्स को सजा मिला। एक्स को क्या मिला? सजा मिला। और एक्स को सजा मिला आजीवन कारावास। एक्स को क्या मिला सजा भाई? आजीवन कारावास की सजा एक्स को मिल गई। अच्छा, एक्स जब छूट कर आया बाहर, तो इनको ए क्या कह रहा है? ए इनको कह रहा है कि इसे जेल में रखिए, क्योंकि इसने मुझे मारने का प्रयत्न किया था। तो क्या भाई, ये क्या करेंगे? तो इनके पास दोष सिद्धि का प्रमाण पत्र होगा। इनके पास क्या होगा? दोष सिद्धि का प्रमाण पत्र होगा। तो ये अपने दोष सिद्धि का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे कि साहब, जिस दिन मैं इसको मारने गया था ना, गलती से बी को मार दिया और उस मामले की सजा मैं काट चुका हूं। तो इसीलिए मुझे एक ही अपराध के लिए, एक की हत्या के लिए अब फिर से डालें कि मुझे हत्या का प्रयत्न एक था। तो एक बार बी की सजा के लिए जाएं और एक बार ए की सजा के लिए जाएं, ऐसा कोई कानून या प्रावधान नहीं है। ठीक है भाई, तो एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर दंडित किया भी जाता है तो वह पूर्व दोष सिद्धि का प्रमाण पत्र लेकर जाएगा और छूट जाएगा। और क्या करेगा? छूट जाएगा। तो इसे हम कहते हैं दोहरे खतरे का संरक्षण। क्लियर है भाई? इतना बात हो गया। आगे की बात करेंगे। ये आपका आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तीसरे पॉइंट को आपके विधि में कहा गया आत्म अपराध रोपण का सिद्धांत। आत्म अपराध रोपण का सिद्धांत। आत्म अपराध रोपण का सिद्धांत की बात कही जाती है। ठीक है, यहां पे क्या कहा जाता है उसके बारे में यदि हम बात करें, ठीक है भैया, तो आत्म अपराध रोपण के सिद्धांत में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि किया जाएगा, ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात यह कहता है कि मामले के
मामले के अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो मामले के अतिरिक्त उससे और कोई सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, और यदि पूछा भी जाता है तो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि मान लीजिए पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाए, भैया लाठी रहेगी उनके हाथ में और कुछ लोगों के कंधे पे बंदूक भी रहेगी, दरोगा साहब के जेब में पिस्टल भी रहेगी, है ना। ये वाली तो बात समझ ही सकते हैं। अब जैसे ही पुलिस ने 2-4 लाठी मारा, सब बबका दिए, आप फटाफट बताते चले गए, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। एक बात जानिएगा, पुलिस के समक्ष दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। न्यायालय भी जानता है कि पुलिस अपने मामले को या ज्यादा काम ना करना पड़े, इसके लिए जबरदस्ती इससे गवाही दिला रही है। तो पुलिस के समक्ष दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। ठीक है भाई। एक्स पोस्ट फैक्टो को हिंदी में हम कहेंगे कि भूत लक्षी प्रभाव नहीं। एक्स का मतलब भूतकाल, एक्स मतलब होता है पीछे, तो पीछे का पोस्ट यानी पीछे का बना हुआ कानून या पीछे से लागू कानून मान्य नहीं होगा आगे। ठीक है भैया, ये होता है इसका मतलब। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, मामले के अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। यदि पूछा भी जाता है, यदि पूछा भी जाता है तो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, यदि पूछा जाता है, पूछा जाता है, जाता है तो बताने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर पुलिस के सामने आपने कुछ बक भी दिया लाठी से बचने के लिए, तो फिर कोई बात नहीं है, कोर्ट उस बात को समझता है कि आपने पुलिस के सामने ऐसी हरकत क्यों की है। क्लियर है भाई? इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक कोई मन में डाउट, कोई सवाल, कोई शंका जिसका समाधान किया जा सके? चलिए आगे की बात हम करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 21 पे। अनुच्छेद 21 पे हम बात करने वाले हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक ना? इसे आप कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसे हम कैसी स्वतंत्रता कहते हैं भाई? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात यहां पे हम कह सकते हैं। ठीक, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इसे कहा जाता है। अब यहां पे हम बात करें प्राण की। प्राण का मतलब है जीवन से, प्राण का मतलब है जीवन से। और यहां पे हम बात करें दैहिक का, तो दैहिक का मतलब है शरीर से। तो जीवन और शरीर दोनों को जो जरूरी है वो सब आपको ये अनुच्छेद देगा। दोनों के लिए जो जरूरी है वो सारे अधिकार आपको इस अनुच्छेद में मिलते हैं। यह अनुच्छेद अपने आप में ही बहुत बड़ा है, और मैं कहूं पूरे मानव का जो भी अधिकार आए वो सारा अधिकार इसी में समाहित हो जाता है। ठीक है भाई? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए भाई कैसे समाहित होता है इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है जब तक
विधि के द्वारा, विधि के द्वारा द्वारा वंचित नहीं कर दिया जाता, वंचित नहीं कर दिया जाता। नहीं कर दिया जाता। तो देखिए भाई, जीवन जीने का अधिकार है कब तक? जब तक वंचित ना कर दिया जाए। एके गोपालनवाद 1951। एके गोपालनवाद 1951। एके गोपालनवाद में कहा गया कि मान लीजिए आप 80 करोड़ योनियों में से अगर मानव योनि में पैदा होते हैं तो बड़े भाग्य की बात है ना भैया। 80 करोड़ है, 86 करोड़ है, जितना भी हो, मतलब करोड़ों में योनियां हैं, और उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि जो माना गया वो मानव योनि माना गया। अब मानव योनि के लोग इतना समझदार हैं कि उनके ऊपर थोड़ी सी भी आपदा या विपत्ति आए तो वो आत्महत्या की तरफ चल देते हैं, यानी अपने जीवन को गंवाने की सोच लेते हैं। तो यहां पे कहा गया कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। कब तक? जब तक विधि के द्वारा वंचित ना कर दिया जाए। 84 करोड़ योनियां हैं, ठीक है ना। और जब तक आपको जीवन जीने से वंचित ना कर दिया जाए तब तक। क्लियर हुआ? तो अब मान लीजिए पहले की बात करें, जब जमींदारी व्यवस्था थी या अंग्रेज हमारे यहां आए, तो अंग्रेजों ने भारतीयों का खून तक उतार लिया, फिर भी भारतीय जीता रहता था। पूरे दिन सांस लेने तक की हिम्मत नहीं है, उनसे चक्की पिसवाई जा रही है, कई मूवियों में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहे हैं, आत्महत्या नहीं कर रहे कि इनकी प्रताड़ना से अच्छा तो मर जाएं। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी चीजें जमींदारी व्यवस्था में भी देखने को मिली। तो उसी में कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार है। अगर आप मरने की बात करते हो तो कायरता वाली बात है। अब आपको कब तक जीने का अधिकार है? तो जब तक विधि के द्वारा वंचित ना कर दिया जाए। तो अब हमें दूसरे लाइन की बात समझनी है कि विधि के द्वारा वंचित का क्या मतलब। तो मान लीजिए विधि के द्वारा आपको फांसी की सजा सुनाई गई है, ठीक ना। मान लीजिए विधि के द्वारा आपको फांसी की सजा सुनाई गई, क्या आप अपने जीवन के अधिकार की दुहाई देंगे कि अरे मुझे फांसी क्यों दे रहे हैं, मुझे तो जीवन जीने का अधिकार है, तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं। हालांकि जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है, उसमें कोई बात नहीं। यानी कि यहां पे एके गोपालनवाद में यह हो गया कि जीवन का अधिकार थोड़ा सा संकीर्ण हो गया कि चाहे आपके पास खाने को रोटी तक ना हो, चाहे आप दास की तरह जी रहे हो, चाहे आप भयंकर गरीबी से गुजर रहे हो, लेकिन आपको मरना नहीं है, जीते रहना है, कोई ना कोई द्वार आपके लिए खुलेगा। इतना संकीर्ण कर दिया गया जीवन का अधिकार। हालांकि मेनका गांधीवाद के बाद जीवन का अधिकार बहुत विस्तृत हो गया, एकदम फैल गया वाइड मस्त तरीके से, ठीक ना। आगे देखिएगा, यहां पे यदि हम बात करें दूसरे बात क्या आते हैं, तो देखिए भाई कुछ लोग क्या है कि मान लीजिए कोई छोड़ के चला गया, उनकी प्रेमिका छोड़ के चली गई तो आत्महत्या कर लिए, कहो जीने का अधिकार नहीं रह गया अब मेरे पास, जीने की इच्छा ही नहीं हो रही उसके बिना, है ना। तो मरने का सोच लिया उन्होंने, आत्महत्या का सोच लिया। तो यहां पे एक वाद आया जिसमें हमने कहा कि जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, तो मृत्यु का भी अधिकार है, तो मृत्यु का भी अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है तो मृत्यु का भी अधिकार है। यह किस मामले में कहा गया? तो यह मामला किसका था भाई? तो यह मामला हो जाता है पी रथिनाम वर्सेस मद्रास राज्य। पी रथिनाम वर्सेस मद्रास राज्य, 1994 का यह केस था। इनके मामले में यह कह दिया गया कि यदि आपको जीवन जीने का अधिकार है तो जिए, नहीं मर जाओ, तुम्हारा जीवन है, जो मन करे वो करो, जो मन करे वो करो, ठीक। आपको जीवन जीने के लिए दिया,
गया है। ठीक, ऐसा कह दिया गया। तो जब तक जीने का मन करता है तो जियो, नहीं मर जाओ। तो मतलब जब मन करे तब मर जाओ, जब मन करे आत्महत्या कर लो, जब मन करे फांसी पे चढ़ जाओ। आपका रिजल्ट दरोगा का खराब हो गया, मर जाओ कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, जीवन में कुछ है ही नहीं, तो मर गए लोग। ठीक, और रफीनाम जी ने वो मामला पास भी करा दिया, लेकिन मामला इतना तक ही नहीं रुका, फिर से आया मामला। देखिए मैं एक ही पॉइंट पे अभी चल रहा हूं, फिर से आया। क्या कह रहा है? जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अधिकार है, तो इसे अनैसर्गिक अनैसर्गिक तरीके से, अनैसर्गिक तरीके से नहीं मिटा सकते, अनैसर्गिक तरीके से नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। किस मामले में आया? तो कहेंगे ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब मामला। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब मामले में इन्होंने कहा 2 साल बाद 1996 में, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब मामले में यह कह दिया गया कि जीवन जीने का अधिकार है और मृत्यु अटल सत्य है। मरना तो तय है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन क्या उसे हम जबरदस्ती मिटा दें? क्या हम उसे जबरदस्ती मिटा दें? मतलब फांसी पे चढ़ के मर जाएं, आत्महत्या कर ले, जहर पी ले, अपना गला काट ले, हाथ का नस काट ले, तो ये कोई सलूशन नहीं है। जीवन जीने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसे अप्राकृतिक तरीके से मत मिटाइए। राह ढूंढते रहिए, राह बनाते रहिए, कोई ना कोई रास्ता। जब आपके सारे रास्ते बंद होंगे तो कोई एक ऐसा राह होगा जो निश्चित तौर पर आपके लिए खुलेगा, ऐसा कह दिया गया। क्लियर है भाई? तो ये 3 मामले तो समझ में आ गए। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है और वो चाहता है कि मेरा जीवन बड़ा कष्टमयी है, मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि उसे जीवन जीने के लिए दिया गया है, चाहे कितना कष्ट हो जियो, कितना भी कष्ट हो जियो। ठीक ना? तो यहां पे हम बात करेंगे किसका? कहेंगे कि जीवन जीना अधिक कष्टदायी हो जाए, अधिक कष्टदायी हो जाए, और मृत्यु सुखदायी हो जाए, और मृत्यु सुखदायी हो जाए, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। मामला है अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला, अरुणा रामचंद्र शानबाग मामले में यह बात कहा गया। क्या कहा गया भाई? एक महिला जो हॉस्पिटल में काम सीखने जाती थी, उसके ऊपर गार्ड लट्टू हो गया, मतलब गार्ड का दिल आ गया, एक तरफा प्यार। महिला को पता भी नहीं है कि उससे फलाने प्यार भी कर रहे हैं। एक दिन मौका पाकर गार्ड उस महिला का बलात्कार कर देता है। फिर जब बलात्कार करने के बाद उसे लगता है कि यह बता देगी सबको, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, तो उसने उस लड़की का ही जीवन खराब कर दिया।
उसके गुप्तांगों को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसे खूब पीटा मारा ताकि वो मर जाए, उसे मरा हुआ समझकर वो छोड़ के आ गया। लड़की जीती रही। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उसका बहुत ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके ब्लड रुक ही नहीं रहे थे। उसे असहाय पीड़ा हो रही थी और वह अपने लिए मृत्यु मांग रही थी। लेकिन हमारे यहां मृत्यु का मतलब कुछ भी नहीं, मृत्यु तो है ही नहीं हमारे यहां। ठीक ना? 2011 का केस है ये। तो मृत्यु नाम की तो चीज ही नहीं है। तो उन्होंने केस किया कि नहीं, जब हम ऐसी स्थिति में हो कि जीने से बेहतर हमें मर जाना चाहिए, तब हमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। देखिए भाई, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आपको दी गई है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार आपको नहीं है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब कोई भी जीवनदायी चीज आपको दी जा रही है जिसकी वजह से आपका जीवन चल रहा है। जैसे अगर आपको ऑक्सीजन ना लगाया जाए तो आप मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन हटा दिया जाए आप मर जाए। अगर आपको वेंटिलेटर पे ना लिटाया जाए तो आप मर जाएंगे, तो आपको वेंटिलेटर से हटा दिया जाए आप मर जाए। इसे कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और अगर सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करेंगे तो सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब जहर देके मार दीजिए, जहर की सुई लगवा दीजिए, है कि नहीं? तो ये सक्रिय इच्छा मृत्यु हो जाएगा। और इसे हम एक और बात कहते हैं, इसे हम इथोनेशिया का सिद्धांत कहते हैं। इथोनेशिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, एक बात और जानिएगा, अभी जो हमारे पास कष्ट है ना, वो दो प्रकार के हैं, एक सांसारिक कष्ट है, एक शारीरिक कष्ट है। तो ये शारीरिक कष्ट के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। सांसारिक कष्ट के लिए आपको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई है। सांसारिक कष्ट का मतलब परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या करेंगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो आत्महत्या करेंगे, पत्नी छोड़ के चली गई तो आत्महत्या करेंगे, कर्ज आदि में फंस गए तो आत्महत्या करेंगे, गरीबी से तंग है तो आत्महत्या करेंगे। तो उसके लिए इच्छा मृत्यु नहीं दिया गया। आप कहें कि मेरे ऊपर बैंक का लोन है, अब मैं जीना नहीं चाहता, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मरने के लिए कोई नहीं कहेगा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु शारीरिक कष्ट के लिए है, ऐसा कष्ट जिसे दो बेहतरीन डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड किया जाए कि नहीं, इनका जीवन अब खत्म हो चुका है, इनको जबरदस्ती जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर जिंदा रखते भी हैं तो उन्हें हम ये समझें कि इससे बेहतर तो मर जाएं। यानी इसे हम एक बात और कह सकते हैं, इसे हम सुखमय मृत्यु का अधिकार कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सुखमय मृत्यु का अधिकार कहते हैं। सुखमय मृत्यु का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो सुखमय मृत्यु का अधिकार इसे कहा गया। बात समझ में आई भैया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया अच्छे समझाया गया है, एक एक बात को डिस्क्राइब किया गया है और हर बात का एग्जाम्पल दिया गया है आपको। आगे की यदि मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। क्लियर है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों को, और वह निर्णय कैसे आता है? तो जनहित याचिका के माध्यम से भी आ जाता है। क्लियर है? जनहित याचिका के माध्यम से भी आ जाता है। अब देखते हैं यहां पे हम पहला बात करें
तो सबसे पहले कहेंगे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। तो देखिए भाई, ये गरिमापूर्ण जीवन का जो अधिकार है, इसी में आपका अनुच्छेद 21 का विस्तार हो गया। कह रहा कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए हम जीवन नहीं आए हैं, हम जीवन अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी स्वतंत्रता से जिएंगे। हमारी भी अपनी गरिमा होनी चाहिए। यह नहीं कि हमें कोई कलुआ बुला रहा, हमें कोई बौना बुला रहा, हमें कोई लंगड़ा बुला रहा, हमारे नाम से कोई नहीं बुला रहा, जाति से बुला रहा है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि हम दलित हैं। क्यों? क्योंकि हम शोषित हैं, क्योंकि वंचित हैं। तो कहा नहीं, सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सबका अपना सम्मान है, सबका जीवन जीने का तरीका है। सब अपने अपने ईगो के साथ धरती पर जन्म लिए हैं। अपने ईगो को पैरों तले कुचल कर जीने का अधिकार किसी को नहीं है। तो जीवन जिए, लेकिन गरिमा के साथ जिएंगे। अब गरिमा कोई पड़ोसी नहीं है आपके। गरिमा का मतलब आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर का स्वाभिमान। क्लियर हुआ भैया? आगे देखिएगा, दूसरी बात देखिए, विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार। तो ये दोनों ही केस किसका है? मेनका गांधी का। मेनका गांधी का यह मामला है, दोनों ही केस। और ये मेनका गांधी मामले में वर्सेस भारत संघ कर लीजिए। मेनका गांधी मामले में ये दोनों निर्णय निकल करके आ गया कि विदेश घूमना भी अधिकार है आपका, विदेश के घूमने भी जा सकते हैं। ठीक ना? मेनका गांधी एक बार विदेश जा रही थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और आपको पता होगा ये संजय गांधी की पत्नी, और उस समय कांग्रेस में थी, और वो बहू थी, बड़ा परिवार था कांग्रेस का, और ये विदेश जा रही थी। जनता पार्टी की सरकार के दौरान इनके विदेश घूमने जाने पर रोक लगा दिया गया, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इन्हें बड़ा बेइज्जती सा महसूस हुआ, अपने गरिमा के खिलाफ यह काम लगा। विदेश घूमना जाने से रोक भी दिया गया, तो विदेश घूमने के खिलाफ भी काम लगाइए। जबकि इसी अधिकार का प्रयोग करके ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या विदेश निकल गए, भारत की तरफ आ ही नहीं रहे। क्लियर है? तो 1978 में यह केस हुआ था। बात समझ में आ गई होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार भी है ना? गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार, तो इसे हम कहेंगे। अच्छा, पहले तो एक बात मैं नोट करने के लिए आया था, नोट लिख लीजिए। इसे अनुच्छेद 19D से जोड़कर पढ़ते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं। ठीक है भैया? तो कहेगा ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो 20 और 21 को कनेक्ट करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो 20 और 21 को जोड़ता है? तो 19D कहता है कि आपको भारत घूमने का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 कहता है आपको जीवन जीने का अधिकार है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई होगी। एक बात और याद आया था, विदेश घूमने के अधिकार से ही संबंधित मामला था। अच्छा नहीं, मेनका गांधी से संबंधित मामला था। मेनका गांधी के मामले में, मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 14, 19 और 21 को
गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज का अधिकार कहा गया। स्वर्णिम त्रिभुज का अधिकार कहा गया। क्यों कहा गया? ये सब आपको दिख रहा है। अनुच्छेद 14 मतलब विधि सबके लिए बराबर। अनुच्छेद 19 कुछ आजादियां हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, और अनुच्छेद 21 जो कि मानव होने के नाते या आपका जीवन और शरीर होने के नाते आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो गोल्डन ट्रायंगल के नाम से इन 3 अनुच्छेदों को जाना जाता है, 14, 19 और 21। यह भी आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के पीसीएस में यह सवाल पूछ लिया गया था। क्लियर है? तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मेरे साथ आप जितनी बार पॉलिटी पढ़ेंगे उतनी बार मैं परीक्षा के साथ साथ खुद को अपडेट करता रहता हूं। कुछ ना कुछ ऐसे सवाल हैं, जैसे मैं पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप 90% मैं आपको पढ़ाता हूं। ऐसे ही सवालों के लिए मैं कहता हूं कि मैं आपको 90% पढ़ाता हूं। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे आपकी बात करें तो यहां पे अब हम बात कर रहे हैं गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार यानी गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। मैंने कहा हमारे गांव के बगल में एक गांव आता है जहां के अगर वृद्ध लोग मर गए हैं, डेथ हो गई है, तो उन्हें बड़ा नाचते गाते बाजा बजाते हुए झूमते मस्ती में ले जाते हैं। तो हम जब छोटे बच्चे थे ना, तो हमें लगता था यार जिनके घर मरा होगा आदमी वो तो दुखी होगा, इतना बाजा बजाते हुए लेकर जाने की क्या जरूरत है इन्हें। लेकिन जब मैं संविधान पढ़ाना शुरू किया तब मैं उन्हें रिलेट कर पाया यहां से, गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार से, जिसे हम कहते हैं केस कौन सा था, तो कॉमन काज वर्सेस भारत संघ। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में एक मामला हुआ था। आपके ये हिंग वाला जिला कौन सा है भाई आपका? हाथरस में एक घटना हुई थी। हाथरस में कौन सी घटना थी आपको याद है? एक महिला जिसका बलात्कार हुआ था, कहा जाता है कि साक्ष्यों को छुपाने के लिए पुलिस ने खुद ही उसके लाश को जला दिया, उसके परिजनों को लाश के पास भटकने तक नहीं दिया। क्लियर है भाई? तो गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की बात, तो कॉमन काज वर्सेस भारत संघ। इसी में एक और केस आप देखने को मिलेगा, परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ। ये क्या मामला है? तो ये मामला हॉस्पिटल से संबंधित हो जाता है। पता चला एक आदमी का डेथ हो गया और पैसा ना देने के कारण हॉस्पिटल वाला डेड बॉडी नहीं दे रहा। यार इसके अंगों को मैं बेच दूंगा लेकिन डेड बॉडी नहीं दूंगा, या पैसा चुकाओ तो ले जाओ। तो कहे नहीं, इसका मर चुका है आदमी, तो इसका अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो ये केस आ जाता है परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ का भी। देखिए भाई, इसमें जो मैं केस पढ़ा रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो एक ही केस हो, ठीक ना। ऐसी बातों के लिए थोड़ा सा गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार में आपके साथ कोई दूसरे प्रकार की घटना घट जाए जिससे आप अपने परिजन का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप केस कर देंगे, तो वो केस भी यहां पे नीचे जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? बात समझ में आई? चलिए, गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के बाद यदि हम बात करें तो एक आपका है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार, एकांतता का जो अधिकार मामला है, यह मामला आपका किसमें आया? तो खड़क सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश। खड़क सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश मामले में यह निर्णय निकल करके आया था। इसमें क्या हुआ था कि एक डाकू थे खड़क सिंह।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक, तो खड़क सिंह की खिड़की को खड़काता रहता था कौन? सिपाही। खड़क सिंह जब सजा पूरा करके अपने घर आ गए, ठीक, तो वो क्या थे कि सिपाही उसके घर के सामने जाके व्हिसिल बजाता था, खूब व्हिसिल बजाता। कब तक सिपाही व्हिसिल बजाता भाई? जब तक खड़क सिंह अपने घर से बाहर निकल करके झांक ना ले। जब तक खड़क सिंह अपने घर से बाहर निकल करके झांक ना ले। क्लियर है ना? तो यहां पे आपका निकल करके आ गया खड़क सिंह का मामला। खड़क सिंह परेशान। अच्छा, खड़क सिंह को झकवाता क्यों था पुलिस वाला? सोचता था कि यहां लूटने तो नहीं चला गया, घर पे ही तो है। तो 11 बजे रात को उसके सोने के टाइम आके जगाता रहता था। तो खड़क सिंह ने केस कर दिया कि भैया हमारा भी कुछ एकांत में रहने का अधिकार है या सब ऐसे ही? तो वहां पे मिला एकांतता का अधिकार। क्लियर है? एकांतता के अधिकार के बाद यदि आपकी बात करें आगे की, तो एकांतता के अधिकार के बाद आपका आ जाएगा सोने का अधिकार, यानी निद्रा का अधिकार। निद्रा का अधिकार, अधिकार। तो यह केस हो जाता है रामलीला कमेटी, रामलीला कमेटी वर्सेस नगर निगम, वर्सेस नगर निगम। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रामलीला देखने गए होते हैं और रामलीला देखते देखते सो जाते हैं। रामलीला पार्क कोई रहा होगा, तो नगर निगम वाले आ जाते हैं सुबह सुबह झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगाने के लिए सोए हुए लोगों को जगा देते हैं, उनके ऊपर पानी डाल देते हैं कि चलो उठो भागो, हमें झाड़ू लगाना है। तो उस नगर निगम के खिलाफ रामलीला कमेटी ने केस कर दिया कि नहीं, सोते हुए लोगों को इस तरह नहीं जगाया जाना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आई? निद्रा का अधिकार आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जगाया गया निद्रा के अधिकार में। क्लियर है भाई? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, क्या कह रहे हैं? स्वच्छ पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपको कैसे मिला? तो एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ, कोई एक दिल्ली की ही कंपनी थी जिसके प्रदूषण से समस्या उत्पन्न हो गई थी, उद्योग का कंपनी थी और उसके प्रदूषण से समस्या हो गई थी। क्लियर ना? उसके प्रदूषण से समस्या हो गई, तो ऐसे लोगों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया। एमसी मेहता मामले में वो केस कर दिए। हालांकि मैं कभी क्लास ले रहा था आप ही में, तो कोई बालक बताया था कि दिल्ली की कंपनी है कीर्ति नगर वाली, है ना? तो दिल्ली की कंपनी पर ये केस किए थे। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एमसी मेहता का अधिकार की बात कही गई थी। ठीक है भाई। एक आता है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। तो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की बात करें तो एक कैप्राक वर्सेस भारत संघ, इसमें यह केस हुआ जिसमें कहा गया कि निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। यानी कि कोई मामला कोर्ट में था, उस मामले में पैसे वाले के पक्ष से ही मामले आ रहे थे निकल करके, तो उसने कैप्राक ने केस कर दिया कि देखिए विधि के सामने सब समान होना चाहिए, सबकी सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी पर आधारित एक और केस है त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार,
त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार। तो त्वरित सुनवाई का जो आपको अधिकार दिया गया वो अधिकार कौन सा था? तो कहेंगे शायरा बानो वर्सेस बिहार राज्य। शायरा बानो वर्सेस बिहार राज्य। शायरा बानो नहीं, हुसैन आरा खातून, सॉरी, ये केस हो जाएगा हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। हुसैन आरा खातून, सॉरी, ठीक ना, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का मामला हो जाता है। क्लियर है? तो ये मामला आपका हो गया त्वरित सुनवाई का। होता क्या था, जैसे मान लीजिए आपके मामले की सुनवाई चल रही है, पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दी, अब आपकी अगली सुनवाई लेट है। भाई हो सकता है आप अपने मामले में बेकसूर हो, तो क्या आप जेल में ही पड़े रहेंगे बेकसूर होते हुए भी? और सुनवाई हुई 4 महीने बाद, तो आप 4 महीने जेल में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मामले की सुनवाई हो और हम दोष सिद्धि से मुक्ति हो जाए, चले घर। तो 4 महीने आप जेल में पड़े हुए हैं, तो कहा नहीं, सुनवाई जल्दी जल्दी होनी चाहिए ताकि हम निर्दोष दोषियों को जल्दी से सजा दे सके और निर्दोष लोगों को हम बिना वजह जेल में बंद ना रखें। यह केस था किसका? हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का। क्लियर है भाई? एक मामला आपको और दिखाई देगा कुछ इसी से संबंधित, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। क्या मामला है? हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आपको जो अधिकार दिया गया, इसमें आप ये कहेंगे कि केस है प्रेम शंकर वर्सेस भारत संघ। प्रेम शंकर वर्सेस भारत संघ मामले में कहा गया कि ये जितने भी क्रिमिनल्स को हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना, जितने भी क्रिमिनल्स को हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, उन क्रिमिनल्स को हथकड़ी लगा के क्यों ले जाया जाता है? देखिए भाई, हमें उन्हीं क्रिमिनल्स को हथकड़ी लगाना है जिसको भागने का डर है, क्योंकि जो अपराध किया है उसके भी कुछ मानवीय अधिकार हैं, तो उसके मानवीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की बात यदि करें, देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये केस किस सन में हुआ है, तो बेटा सन का डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डेटा आपके केस का होना चाहिए। और ये डेटा भी आपको डिटेलीकरण करते हुए मैं कभी पढ़ाऊंगा, जब ये केसेस पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक केस की व्याख्या लिखवाऊंगा, तो वहां पे आपको मैं डिटेलीकरण में सारे केस के बारे में बता दूंगा। और ये क्लास वाईटी क्लास पर चल भी चुका है, जिसमें मैंने डिटेल में सारे केस लगभग करा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार में प्रेम शंकर वर्सेस भारत संघ की बात करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, एक मामला और जुड़ा 2017 में जुड़ा था, जिसे हम कहते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार हम कहते हैं, है ना। निजता के अधिकार की बात यदि हम करें तो आपको पता ही है कि एक मामला हो जाता है जो पुट्टू स्वामी का मामला है। किसका है भाई? पुट्टू स्वामी का मामला है। ठीक, तो पुट्टू स्वामी वर्सेस भारत संघ। पुट्टू स्वामी ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। पुट्टू स्वामी वर्सेस भारत संघ के मामले में यह निर्णय निकल करके आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। पुट्टू स्वामी, पुत्ता स्वामी सेवानिवृत्त ये न्यायाधीश थे, जिसमें निजता का अधिकार आपका निकल करके आता है। ठीक है भाई, तो राइट टू प्राइवेसी आपको दी गई है, निजी मामले में भी आपको अधिकार है। आपके निजी मामलों को हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये किस मामले में आ गया? आपका पुत्ता स्वामी के मामले में आपका निकल करके आ जाता है। ठीक है भैया। इसके बाद निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अगर हम बात करें, हालांकि ये तो आपको राज्यों ने दिया,
निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, सहायता का अधिकार। तो आपको पता होगा कि सुकादास वर्सेस अरुणाचल प्रदेश के मामले में यह मिला है आपको, किसमें? सुकादास वर्सेस अरुणाचल प्रदेश के मामले में यह आपको अधिकार मिला। यानी गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सलाहकार की बात कही गई है। गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सलाहकार की बात आपको कही गई है। किसमें भाई? कि आपका कोई भी मामला हो, अगर आपका वार्षिक इनकम 5 लाख से कम है तो आपको केस लड़ने के लिए कोर्ट में निशुल्क विधिक सलाहकार यानी सरकारी वकील मिलेगा। निशुल्क विधिक सलाहकार या सरकारी वकील मिलेगा। क्लियर है भाई? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिस पर मैं बात करूंगा कल, जैसे कि जल्लीकट्टू खेल पर रोक, है ना। हालांकि लिख ही देता हूं एक ही केस, ये भी जल्लीकट्टू खेल पर रोक लगाया गया। जल्लीकट्टू खेल पर रोक लगाया गया, है ना। देखिए भाई, जल्लीकट्टू खेल पर रोक का मतलब क्या हुआ कि जानवरों को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। इसका मतलब यही हो जाता है कि जानवरों को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। क्लियर है भाई? तो एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसमें कौन सा केस था भैया? जानवरों से संबंधित जो थे, एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस कर्नाटक राज्य। तो जीवन के अधिकार में केवल मानवों को ही नहीं, जानवरों को भी शामिल कर लिया गया। और आपने देखा होगा कि नदी को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। इसीलिए गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर हुआ यह बात? इसी तरह से डॉल्फिन मछली को भी शामिल किया गया और डॉल्फिन मछली के संरक्षण के लिए गंगा नदी में बिहार राज्य में डॉल्फिन सेंचुरियन का निर्माण किया गया है, जहां पे डॉल्फिन मछलियों को संरक्षित किया जा सके। क्लियर है? और भी बहुत सारे केसेस हैं जीवन के अधिकार से संबंधित, लेकिन जितने भी आपके परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट अधिकार आपके जीवन के अधिकार में जोड़े गए हैं, उन सभी पॉइंटों को मैंने यहां पे रख दिया है। हालांकि कल भी कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आपका कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण आदि के केस अभी हैं, और विशाखा दत्त आदि के मामले में। हालांकि अभी टिक टिक महोदय इजाजत नहीं दे रही, लेकिन इतना व्याख्या सहित आपने अनुच्छेद 20 और 21 पढ़ा है, कैसा लगा आपको? एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई। ठीक है भाई? चलिए, आप में से बच्चे जो डाउट पूछना चाहते हैं वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना टाइम की बड़ी दिक्कत है कि सर 1 घंटा हो गया, क्लास छोड़ दीजिए। बेटा, आपका 1 घंटा जैसे ही पूरा हो जाए आप चले जाया करिए, 1 मिनट बर्दाश्त मत किया करिए, लेकिन ये मुझे मत बताया करिए, क्योंकि मैं तो अभी 7 घंटे की क्लास मेरी और लगी हुई है, और 7 घंटे के लिए अभी मैं 3 घंटे कंटेंट बनाऊंगा लैपटॉप पे बैठ के। तो ये बात आप मुझे मत याद दिलाइए, क्योंकि मैं तो डेली 12 से 14 घंटे आपके साथ आपके लिए काम कर रहा हूं। तो ये बात आप मुझे मत बताया करिए, आप अपने आप से ही चले जाया करिए, ना आके प्रचार किया करिए। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो ये कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, जो ये कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, जो ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, जो ये कहते हैं टाइम हो गया। बेटा, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम कीमती है, आप अपने टाइम का कीमत करिए और चले जाइए। ठीक है? और मैं 1 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं बिना आपका कमेंट पढ़े। आज मैंने आपका कमेंट भी नहीं पढ़ा।
लेकिन आप लोगों ने तब भी कमेंट लिखना छोड़ा ही नहीं। ठीक ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।